हाय फ्रेंड्स, मैं श्रुति सिंह। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि स्टेट का एग्ज़ाम का डेट आ गया है, तो इसके लिए हमें तैयारी भी करना होगा। आज मैं आप लोगों के सामने 9th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। फर्स्ट चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही पता चल जाता है कि इस चैप्टर में बताया गया है हमें किस यात्री ने किस स्थान का खोज किया, किस नाविक ने किस स्थान का खोज किया। पहला फर्स्ट पेज में हम देखते हैं पुर्तगाली यात्री, यानी कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। तो हमें यहाँ देखना है क्या कि यात्री कौन था। तो कौन था? मार्को पोलो था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ये वर्णन किसका किया? तो विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और चीन के शासक कुबलय खां के दरबार का वैभव का ये वर्णन किया था। तो इस पेज में बस मेन यही है। अब आगे चलते हैं। 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम, यानी कि पहले जिसका नाम जेरूसलम था, आज हम उसे इज़राइल के नाम से जानते हैं। मध्य युग में अरबों और तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। यहाँ हम देखते हैं कि 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनिया के मार्ग से होता था। यानी कि कुस्तुनिया के मार्ग से जो व्यापार होता था तो किसका होता था? यूरोप और एशिया का। लेकिन 1453 में जब कुस्तुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया तो वो व्यापार करने से यूरोप को मना कर देता है। अब यहाँ है कि जब यूरोप को व्यापार करने से मना कर दिया जाता है कि आप कुस्तुनिया के मार्ग से व्यापार नहीं कीजिएगा, तो फिर क्यों नहीं कीजिएगा? तो तुर्की द्वारा इस मार्ग पर पहाड़ी कर वसूलना शुरू कर दिया गया था। अब इस क्षेत्र में यूरोपियनों को आवश्यक था कि वो आगे कोई ऐसा रास्ता ढूंढें, कोई हल ढूंढें जिससे कि वो व्यापार कर सके। एस्ट्रोलोब क्या है? तो ये अक्षांश बनाने का उपकरण है। एस्ट्रोलोब क्या है? तो ये अक्षांश जानने का उपकरण है। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म का जहाज का निर्माण किया था। वो कैसा था? हल्का और तेज चलने वाला था। तो हल्का और तेज चलने वाला जहाज का नाम क्या था? कैरावल। कौन इसको बनाया? पुर्तगालियों द्वारा इसको बनाया गया था। यूरोपियन नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। यानी कि जब नए उपकरणों का साहस के बल पर, यानी नए उपकरण, यानी कि अभी हम देखें कि एस्ट्रोलोब का निर्माण हुआ, नए कैरावल जहाज का निर्माण हुआ, तो ये किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। तो इसी के बल पर ये लोग अटलांटिक और भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। इसी क्रम में 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमेओ डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरीप तक पहुंचा। यानी कि उत्तम आशा अंतरीप तक कौन पहुंचा? तो ये कौन था? बार्थोलोमेओ डियाज। ये कब पहुंचा? 1488 में। ये कहाँ का व्यापारी था? तो ये पुर्तगाल का व्यापारी था। अब ये जब पहुंच गया, उसके बाद 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई थी। आगे हम देखते हैं कि 1498 में पुर्तगाल का एक नाविक था वास्को डी गामा। उत्तम आशा अंतरिप से होते हुए भारत के मालाबार तट तक वो पहुंच गया था। यानी कि 1492 में अमेरिका का जो खोज किया गया था वो कोलंबस द्वारा, लेकिन 1498 में पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा। वो कहाँ पहुंचा? तो मालाबार तट। वहाँ का जो स्थानीय शासक था
उसका नाम जमोरिन था। अब यहाँ है कि जमोरिन कौन था। तो जमोरिन स्थानीय शासक था। कहाँ का था? तो मालाबार तट का था। वास्को डी गामा जब आगे बढ़ा तो उसकी मदद इस क्षेत्र में को ढूंढने में मदद कौन किया था? तो भारत का एक व्यापारी था, अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद से वास्को डी गामा की भेंट हुई और वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी और इसी के सहयोग से भारत आने का सीधा मार्ग मिल गया। यानी कि वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का था। 1498 ईस्वी में वो यूरोप और भारत के रास्ते का पता लगाया था और उसकी मदद कौन किया था? तो भारत का एक व्यापारी था, अब्दुल मजीद। वास्को डी गामा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा गया था। यानी कि वास्को डी गामा जो भी माल, जो भी सामान, जो भी खरीद यहाँ से खरीद कर ले जाता था अपने देश, वहाँ वो 26 गुना मुनाफा करके बाजार में बेचता था। नई दुनिया, यानी कि नई दुनिया का खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसे 1492 में ही कोलंबस द्वारा किया गया था। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया था। इसे नई दुनिया की खोज कहा जाता है। कौन कहा? तो यूरोपियनों के द्वारा इसे कहा गया था। अमेरिका, अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा समझा जाता है। कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन, यानी कि रेड इंडियन किसे कहा गया? तो रेड इंडियन कहा गया अमेरिका के निवासियों को। अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियन कहा गया। बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुसी ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा। यानी कि सबसे पहले अमेरिका को जो खोज किया गया वो कोलंबस के द्वारा, लेकिन इसका विस्तार से जो खोज किया गया वो अमेरिकी वेस्पुसी द्वारा। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा था। अमेरिका जो नाम पड़ा किसके नाम पर? अमेरिकी वेस्पुसी के नाम पर। 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। तो पूरी दुनिया का जो चक्कर लगाया गया और जहाज से, तो कौन लगाया? मैगलन। कब लगाया गया? तो 1519 में। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तो ऑस्ट्रेलिया की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा? कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। साथ ही साथ वो न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया का तो पता लगाया ही कैप्टन कुक, साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता लगाया भी कैप्टन कुक के द्वारा लगाया गया। सर जॉन और सेबास्टिन कैबोट ने न्यू फाउंड लैंड के द्वीपों का पता लगाया। अब सर जॉन द्वारा और सेबास्टिन कैबोट द्वारा किसका पता लगाया गया? न्यू फाउंड लैंड के द्वीपों का पता लगाया गया था। अब इस क्षेत्र में यहाँ है कि हर क्षेत्र का पता लगाया गया, जैसे कि न्यूजीलैंड का पता लगाया गया, द्वीप का, ऑस्ट्रेलिया का पता लगाया गया, न्यू फाउंड लैंड का। तो इन सब के पता लगाने में यूरोप के बहुत से ऐसे शासक थे, यूरोपीय देश के जो शासक थे वो इसमें सहयोग प्रदान किए थे। तो सहयोग कौन प्रदान किए थे? जैसे पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। यानी कि पुर्तगाल के राजकुमार का नाम क्या था? तो हेनरी द नेविगेटर। तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख है। यानी कि इस क्षेत्र में खोज में पता करने में सहयोग कौन प्रदान किया? तो पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख थी। नई दुनिया, अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया। अब यहाँ है कि नई दुनिया जो कहा गया किसके द्वारा कहा गया? तो ये अमेरिकी महाद्वीप को नई दुनिया यूरोपियों द्वारा कहा गया। यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया था।
16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। अब यहाँ है कि यूरोप को पूरी दुनिया का जानकारी हो गया, लेकिन कब तक, इसका समय क्या था? तो 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। आगे का पॉइंट है भौगोलिक खोजों के परिणाम। अब जब भौगोलिक खोज हो गया तो इसका परिणाम क्या पड़ा? सबसे पहले भौगोलिक खोजों के परिणाम तो व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा। सेकंड, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ। वाणिज्यवाद का विकास, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, दास व्यापार का विकास, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। फर्स्ट है व्यापार वाणिज्य का प्रभाव। तो पहले जब व्यापार होता था तो नए देशों की खोज से पूर्व, ये हम पिछले पार्ट में जो देखें कि जो नए नए क्षेत्र का विकास हुआ, तो उससे पहले जो व्यापार होता था तो वो किस क्षेत्र में होता था? तो भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक होता था। लेकिन जब नए क्षेत्र का विकास हुआ तो इसका स्थान जो है अटलांटिक, हिंद तथा प्रशांत महासागरों ने ले लिया। यानी कि पहले व्यापार से पहले, यानी खोज से पहले व्यापार जो था वो भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक था। लेकिन जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का पता लगा तो ये अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर ने इसका स्थान ले लिया था। औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। यहाँ है कि औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ था। भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना। तो भारत में जो यूरोपीय कंपनियों की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? 1498 में। पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। डच का आगमन कब हुआ? 1602 में। फ्रांसीसी 1664 में। डेनिश 1616 में। स्वीडिश 1731 में। वाणिज्यवाद का विकास। यहाँ हम देखते हैं कि जब वाणिज्यवाद का विकास हुआ तो खोज जब हुआ, नए नए देश का हुआ, तो व्यापार के कारण विस्तार हुआ। तो अब क्या है, यूरोपीय देशों का ध्यान जो है वो आकृष्ट होने लगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट होने लगी। साथ ही साथ इसका भंडारण भी किया जाने लगा और इन भंडारों की प्राप्ति में स्पेन अग्रणी था। यानी कि जब क्षेत्र का विकास हुआ तो व्यापार बढ़ने लगा तो अब देशों का जो ध्यान था वो यहाँ की संपत्ति पर ध्यान आकृष्ट हुआ और यूरोप के साथ साथ इसमें स्पेन भी अग्रणी था। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। फोर्थ पॉइंट है ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। तो भौगोलिक खोजें ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। हम देख रहे हैं कि जब भौगोलिक खोज किया गया तो व्यापार में ही इसकी वृद्धि नहीं हुई, व्यापार पर ही परिणाम नहीं पड़ा, बल्कि सभ्यता, संस्कृति, धर्म, साहित्य पर भी इसका प्रभाव इसका पड़ा था। धर्म युद्ध की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो था धीमा पड़ गया था, तो उसे भौगोलिक खोज ने प्राण डाल दिया। यानी कि जो धीमा पड़ गया था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, वो जब भौगोलिक खोज हुआ तो ये प्राण डाल दिया गया। यानी कि ये और आगे इसमें जान आ गई, ये आगे बढ़ने लगा। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिका इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर जबरन धर्मावंतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया। यानी कि ये ईसाई धर्म जो था ये तो प्रचार कर ही रहा था अपने धर्म का, साथ ही साथ ये कुछ क्षेत्रों में क्या करते थे कि धन का लालच देकर व्यक्ति को कहते थे कि आप धर्म चेंज कर लीजिए,
यानी कि आप किसी दूसरे धर्म के हैं तो आप ईसाई धर्म को मान लीजिए। इस तरह से विकास इसका होने लगा। दास व्यापार का विकास। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि मानव श्रम यानी कि व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाना शुरू हुआ। तो ये यूरोप के बाजारों में जो बेचा जाता था, किसे? तो कहाँ के लोगों को? अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर यूरोप के बाजारों में बेच दिया जाता था। आरंभ क्या हुआ इसमें कि गुलामों का जो व्यापार था पहले शुरू में व्यक्तिगत था, लेकिन किंतु ये 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। यानी कि इन गुलामों से बहुत ही कड़े यानी कि हार्ड काम लिए जाते थे, जैसे जंगल को काटना, खेती करने, सड़क बनाने, जहाजों में ईंधन झोंकने आदि कठिन कार्य करवाए जाते थे। यानी कि जब गुलाम वो हो गए, जब उनको गुलाम बना लिया गया, तो उनसे जो चाहे काम करवाया जाता था, चाहे वो जितना भी कठिन कार्य क्यों न हो। गुलाम का मतलब ही है कि आप मेरे अंदर हैं और जिस व्यक्ति के अंदर आप हैं, गुलाम हैं, तो वो आपको जो भी काम कहेगा आपको करना है। भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। तो भौगोलिक खोज से क्या हुआ? भ्रांतियों का अंत भी हुआ। जो लोगों में कुछ भ्रम पैदा था उसका अंत हुआ और भौगोलिक ज्ञान का विकास भी हुआ, वृद्धि भी हुआ। जैसे हम इसके पहले पढ़े क्या, एस्ट्रोलोग क्या था? तो अक्षांश जानने का था। पुर्तगालियों द्वारा हल्के और तेज चलने वाले जहाज का निर्माण किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया? ये सब भौगोलिक ज्ञान हुआ। जैसे कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि का विकास हुआ। अब इस जब नक्षत्र, कंपास प्रणाली और कई ऐसे भौगोलिक ज्ञान जब लोगों में आया, तो पूर्ण जागरण में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब पेशेवर वैज्ञानिकों का वर्ग जन्म हो चुका था और बाद में ये पूर्ण जागरण का महत्वपूर्ण भूमिका में ये अपनी भूमिका अदा की। अब है अन्य परिणाम। अब इन सब के अलावा क्या हुआ कि भौगोलिक खोजों से फसलों का अंतर हुआ। अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगा। जैसे कि जब हम एक क्षेत्र के बारे में नहीं जान रहे हैं, आगे जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या उपज हो रहा है, क्या नहीं उपज हो रहा है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार करने जाते हैं, तो जो हमारे देश में नहीं है और दूसरे देश में हम जाते हैं तो वहाँ वो उपलब्ध है, तो वहाँ से हम लेकर आते हैं, फिर उसे अपने देश में बेचते हैं। यहाँ से जो है यूरोपीय जो थे वो भारत में जो मिलता था उसे ले जाकर मुनाफा कमाकर अपने देश में ये बेचते थे। जैसे यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ। कहाँ हुआ? तो ये यूरोप में हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू का भारत जैसे देशों में आगमन हुआ। यानी कि बहुत से ऐसे थे जो कि भारत से यूरोप जाता था और यूरोप से भारत आता था। तो ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ? तो ये भौगोलिक खोज के द्वारा ही हुआ संभव। क्योंकि अगर भौगोलिक खोज नहीं होता, एक स्थान से दूसरे स्थान का पता नहीं चलता, एक द्वीप से दूसरे द्वीप का पता नहीं चलता, तो फिर हम कैसे जान पाते कि किस क्षेत्र में क्या मिल रहा है? क्या हम जानते आगे के क्षेत्र में क्या है? हमें उसकी जानकारी भी नहीं हो पाती। अब लास्ट चैप्टर का हम थोड़ा 4 लाइन पॉइंट है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि अब पूरे चैप्टर में हम देखें क्या कि भौगोलिक खोज हुआ, तो भौगोलिक खोज से क्या क्या परिणाम हुआ था, तो इससे क्या क्या परिवर्तन भी हुआ। तो भौगोलिक खोज से विचारों में परिवर्तन आया, वैज्ञानिक विचारों की मान्यताएं मिली, धार्मिक अंधविश्वास जो था वो
टूटने लगा, लोगों में ज्ञान का विकास हुआ, लोगों में ज्ञान का आगे जो विकास होता चला गया, तो उनके अंदर जो अंधविश्वास भरा हुआ था, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का अंधविश्वास हो, वो दूर होता चला गया। ठीक फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ बताई हूँ। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।